डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमने चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट किया था। आज का जो टॉपिक है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब भी किसी भी बॉडी को हीट अप किया जाता है तो वो रेडिएशन एमिट करती है। इन रेडिएशंस को थर्मल रेडिएशंस कहा जाता है। इन रेडिएशंस की वेवलेंथ जो है वो इनकी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना लो टेम्परेचर होगा उतनी रेडिएशंस की वेवलेंथ लॉन्ग होगी, जो कि इनविजिबल इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के तीन रीजन्स होते हैं, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट। हम सिर्फ विजिबल को देख सकते हैं, हमें जो कलर्स नजर आते हैं वो विजिबल होते हैं। बाकी इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट ये दोनों इनविजिबल होते हैं। तो जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो उन रेडिएशंस की होती हैं जिनका टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर लो है तो लॉन्ग वेवलेंथ होंगी, और अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो शॉर्टर वेवलेंथ होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी। हीटेड बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस की तादाद डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए डिफरेंट होती है, यानी वेवलेंथ्स के ऊपर अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम है। अगर प्लैटिनम की एक वायर को हीटअप किया जाए तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कलर शो करती है। इस एग्जाम्पल को लेने का मकसद ये है कि ये जितनी भी वेरिएशन है ये विजिबल रीजन में शो करती है। और अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो स्टोव की एग्जाम्पल ले लें, चूल्हा, उसके फ्लेम के आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। तो लोअर साइड वायलेट होती है, थोड़ी सी ऊपर ब्लू होती है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ऑरेंज और येलो कलर और रेड कलर, ये 5 कलर ज्यादा प्रोमिनेंट आपको नजर आ रहे होते हैं। तो अभी हमने जैसे पिछली स्लाइड में देखा कि लोअर वेवलेंथ का टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, तो जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, यानी जो स्टोव का फ्लेम है उसकी जो लोअर है वो पर्पलिश होती है, वायलेट होती है, ब्लूइश होती है, तो उसकी वेवलेंथ कम है और वहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप फ्लेम की अपर साइड पर आते जाएं तो वो येलोइश होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर लोअर फ्लेम से कम होता है। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होगा। सिमिलरली प्लैटिनम की वायर को अगर आप हीट अप करें तो 500 डिग्री सेल्सियस पे वो डल रेड कलर शो करती है, ठीक है। 900 डिग्री सेल्सियस पे चेरी रेड, 1100 पे ऑरेंज, टेम्परेचर मजीद इंक्रीज करें येलो कलर, और उसके बाद 1600 डिग्री सेल्सियस पे व्हाइट कलर। ये सारे के सारे कलर्स चूंकि विजिबल रीजन में लाई करते हैं इसीलिए इस एग्जाम्पल को दिया गया है। और टेम्परेचर हाई करने से आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है। इन रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक अदर ब्लैक बॉडी रेडिएटर बनाया। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो तमाम रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर ले और तमाम रेडिएशन को एमिट करे। A body which absorbs all radiations incident upon it and emits all radiations, यानी परफेक्ट एब्जॉर्बर हो, परफेक्ट एमिटर हो, रिफ्लेक्टर ना हो, कोई भी जो रेडिएशन है वो बाउंस बैक ना हो, तो ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएटर कहते हैं। ये आपको इसकी स्कीमेटिक से दिखाई गई है। ये अंदर एक कैविटी है, इसकी जो अंदर की साइड है इसे हम स्मोक के धुएं से जो है, सूत जो है उससे ब्लैक कर देते हैं। आपने देखा होगा धुआं जब दीवारों पे लगता है तो वो ब्लैकिश हो जाता है, तो ये इसे हम इंटेंशनली ब्लैक करते हैं ताकि ये ब्लैक हो जाए। आपको पता है ब्लैक जो है दैट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। इसके जो माउथ है इसे हम ओरिफिस कहते हैं। एक मेटल केस के अंदर ये कैविटी जो है वो बंद होती है, और एक सीमेंट की इसके इर्द गिर्द कोटिंग की होती है ताकि अंदर जितनी भी ज़्यादा मर्जी रेडिएशन जाए, हाई टेम्परेचर की जाए, तो वो इस कैविटी को जो है वो महफूज रखें और इसको डैमेज ना करें। थर्मल इंसुलेटर होता है जो कि दीवार बन जाता है हीट के दरमियान। अब ये जब साइंटिस्ट ने कैविटी बनाई तो दो साइंटिस्ट थे, लूमर और बिंगशन।
उन्होंने इसमें से निकलने वाली रेडिएशंस की एनर्जी को, इंटेंसिटी को स्टडी किया विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ और डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर स्टडी किया। या उनका सेटअप आपको नजर आ रहा है कि ये ब्लैक बॉडी कैविटी है, इसका टेम्परेचर जो है वो वेरिंग हो रहा है और इसमें से निकलने वाली रेडिएशंस को फोकस किया जा रहा है एक अलग रेडिएशन डिटेक्टर पे। ये जो डिटेक्टर है ये तमाम रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा, वैल्यूज देगा और उस वैल्यूज के अगेंस्ट एक अलग डायग्राम बनेगी जिसे हम कहते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। और ये है वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, इसे हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कह सकते हैं। ये जो कर्व्स हैं अगर आप देखें तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ये आपके पास 100 केल्विन के लिए ये सबसे लोअर वाला है, 1260 के लिए उससे अबव, 1450 के लिए उससे अबव, 1650 के लिए सबसे अबव। यानी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपको नजर आ रहा है कि इंटेंसिटी भी इंक्रीज हुई है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर के लिए सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ रही है। और जो चीज हमने शुरू में पढ़ी थी कि टेम्परेचर के ज्यादा होने से वेवलेंथ कम हो रही है, तो अगर आप जनरली इसको देखें तो 1000 केल्विन के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ आपके पास आ रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वेवलेंथ आ रही है वो आपके पास तकरीबन 3.2 होगी। 1260 को, या आपने मेरे कर्सर को ट्रेस करें मैं किस तरीके से इसको लेकर आ रही हूँ एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है। 1260 केल्विन के ऊपर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके लिए जो वेवलेंथ है वो 2 पॉइंट समथिंग है, 1450 के लिए 1.5 समथिंग है, 1650 के लिए 1.2 समथिंग है। यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वेवलेंथ जो है वो आपके पास डिक्रीज हो रही है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो इस कर्व में नॉन यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है और मतलब यहाँ पे इनके दरमियान में डिस्टेंस कम है, कहीं ज्यादा है। और अगर आप इसकी एंड पे देखें तो अगर आप इनको ट्रेस करें तो शायद ये एक पॉइंट पे मिल भी जाए, यहाँ पे इनके दरमियान में डिस्टेंस कम है। तो ये आपको बता रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुई भी है। एक खास टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। 1650 के लिए जो कर्व है उसका बिहेवियर और है, 1450 के लिए जो कर्व है उसका बिहेवियर और है, 1260 के लिए जो है उसका बिहेवियर और है और 1000 केल्विन वाले के लिए बिहेवियर और। तो इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया दो साइंटिस्ट ने, पहले थे वेन और उसने जो लॉ इंट्रोड्यूस किया उसे हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उस लॉ के हिसाब से जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर अगर आप यहाँ ले जाएं तो ये डिवाइड होगा, जो कि ये बताता है कि वेवलेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर आप इनका प्रोडक्ट लें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, ये वीन कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए। वीन ये कहता है कि रेडिएशन इंटेंसिटी जो है वो वेवलेंथ के साथ वेरी कर रही है। जो आपको नजर आ रहा है कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटी दे रही है। और ये भी नजर आ रहा है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतनी ज्यादा एनर्जी है और उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। ये वीन ने ये 3 रिजल्ट्स हमारे सामने लेकर है, जो हमें ग्राफ से नजर भी आ रहे हैं कि हाँ जी वाकई ये 3 बातें इसमें मौजूद है। इसके अलावा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये कहा कि जितना भी एरिया अंडर अ सिंगल कर्व, अंडर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर को शो करता है। अगर आप इसको लिख के देखें टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, तो ये आपके पास इंटेंसिटी ही बन जाती है दोबारा। यानी अगर आप इस कर्व को, ये इस कर्व के नीचे का आप चाहते हो कि ये फर्स्ट कर्व है, मुझे पता चले इसका इंटेंसिटी कितनी है, तो आप इसका एरिया को कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। और इसने जो फार्मूला दिया था वो ये था कि एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, यानी टी की पावर 4 से। और आपको नजर भी आ रहा है कि चूंकि नॉन यूनिफॉर्मिटी है तो नॉन यूनिफॉर्मिटी को स्टीफन बोल्ट्जमैन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उसने ये कहा था कि जब टेम्परेचर आपके पास 4 मतलब टी की पावर 4 होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ई की पावर 1 होगी।
ये नॉन यूनिफॉर्मिटी का उसने ये फार्मूला दिया था कि E जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 4, और जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था ये नॉन यूनिफॉर्मिटी कांस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं, इसे स्टीफन कांस्टेंट भी कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है ये भी आपको जुबानी याद होनी चाहिए। E जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर 4। ये दो रिजल्ट्स आए थे जो अलग अलग चीजें हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। इसने नॉन यूनिफॉर्मिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया, एरिया अंडर द कर्व को एक्सप्लेन किया, इसने तीन अलग प्रॉपर्टीज बता दी जो हमने शुरू में भी बात की थी कि जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एनर्जी और इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, और रेडिएशन इंटेंसिटी जो है वो वेवलेंथ के साथ साथ इंक्रीज वेरी करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो थी ये इन दोनों साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए, लेकिन ओवरऑल इसका पैटर्न जो है वो एक्सप्लेन करने में ये दोनों नाकाम हो गए। तो इसको फिर बेहतर तरीके से किसने एक्सप्लेन किया वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप यहाँ तक जो है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आपका जो अगला लेक्चर है वो इसी के रब्त में होगा। यहाँ तक जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा, व्हाट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक्सप्लेन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो आपको इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।